दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो कोर पार्ट है हमारी जावा प्रोग्रामिंग का। जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसको हम यूज करते हैं अपने जावा के प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एम है कि जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है हमारी उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, कोडिंग में कन्वर्ट करना। जैसे रियल वर्ल्ड एंटिटी के लिए एग्जांपल ले दो, जैसे हमारी बाइक हो गई, कार हो गई, ट्री हो गया। ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं रियल वर्ल्ड से रिलेटेड, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हमारे कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करती है। जैसे हमने कोई फॉर एग्जांपल हमने कोई कोड लिखा किसी के लिए, एक कोड लिखा इस ब्लॉक में, मान लीजिए कोई कोड है, तो उसको जितनी मर्जी चाहे हम उतनी बार यूज कर सकते हैं, हमें ये कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को बोलते हैं कोड रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी। जो हमारा कोड होगा वो स्ट्रक्चर होगा तो हम अच्छे से रीड कर सकते हैं, और मेथड और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट होगा तो उसको हम रीयूजेबल भी कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी। और इससे जो हमारा प्रोग्राम होता है वो भी एक इफ़िशियंट होता है, मीन्स इफ़िशियंटली वर्क करता है, बिकॉज वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। तो लाइन बाय लाइन जो कोड होगा वो एक इफ़िशियंट मैनर में वर्क करेगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत ही हार्ड है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मतलब है यहाँ पे कि जो हमारी जावा प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही एक स्ट्रक्चर मैनर में जो कोड हम लिखते हैं, तो उससे जो हमारी रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आप भी जावा को अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे तो आपको भी लगेगा कि भाई बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इसमें है ना जो अपना कोड लिखेंगे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मेथड्स में डिवाइड कर देंगे, और उससे ये जो जावा है बहुत ही इजी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग में भी, राइटिंग में भी, इम्प्लीमेंटेशन में भी। अगर हमें कोई कोड इम्प्लीमेंट करना है तो बस हम एक मेथड लिखेंगे और उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे अपना लॉजिक। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जावा में जो जावा को बहुत ही अंडरस्टैंडेबल बनाता है। स्टार्टिंग में लगता है कि जावा हार्ड है, पाइथन ईजी है। बस पाइथन ये तो है कि पाइथन थोड़ी शॉर्ट है, मीन्स अगर हमें कोई एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है, एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, तो उसके लिए बस हमें एक लाइन का कोड लिखना पड़ता है। बट जावा में हमें क्लास बनानी पड़ती है, मेथड बनाना पड़ता है, तब जाके हम एक हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट को प्रिंट करा पाते हैं। बट अगर एक स्ट्रक्चर वे में देखें तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है ये। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ ओप्स कॉन्सेप्ट की। जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम अपनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को एक प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे,
तो उन कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्लास। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद है हमारा इनहेरिटेंस। उसके बाद है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। और लास्ट में है हमारा एनकैप्सुलेशन। मोस्टली इन्हीं 6 कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। तो नंबर वाइज एक एक को समझेंगे और देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें, और साथ ही साथ एक इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे इनका प्रोग्राम की फॉर्म में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इंस्टेंस होता है हमारी क्लास का। और हमेशा हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं क्लास के थ्रू। क्लास से ही हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा अपने साथ होल्ड करेगा या फिर कंटेन करेगा कुछ स्टेट्स और बिहेवियर। बिहेवियर से मतलब है कि यहाँ पे कुछ मेथड्स कंटेन करेगा, और स्टेट से मतलब है कि कुछ डेटा कंटेन करेगा। जैसे कि कोई हमारा बाइक टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उसमें स्टेट्स क्या होगी, उसमें स्टेट्स होगी बाइक का नेम, बाइक का कलर, और मेथड्स होंगे उसमें। फॉर एग्जांपल कोई इंजन स्टार्ट मेथड होगा, कोई स्पीड मेथड होगा, कोई ब्रेक मेथड होगा, तो उसी को बोलेंगे हम बिहेवियर। और जो हमारा डेटा होगा उसको बोलेंगे हम स्टेट। हमारे ऑब्जेक्ट में दो टाइप के डेटा हो सकते हैं, एक फिजिकल और दूसरा लॉजिकल। ऑब्जेक्ट्स हमेशा जो है वो कि एक मेमोरी में स्टोर होगा, मीन्स एक मेमोरी कंटेन करेगा। कंटेन ए एड्रेस। जब मेमोरी में स्टोर होगा तो एक एड्रेस भी होगा ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से। वी हैव क्रिएट अ ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो हम एक न्यू कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एक ही क्लास के। जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी एक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम क्लास का नाम लेंगे, उसके बाद अपना रेफरेंस वेरिएबल,
इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और क्लास का नाम लिख के ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स। ऐसे हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से। अब बात करते हैं क्लास की। तो क्लास हमारा ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपना घर बनवाना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैप बनवाते हैं। तो उसी मैप को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्लास, और जो घर है उसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक मैप के बाद हम बहुत सारे घर बना सकते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करने के बाद हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो क्लास होती है हमारा ब्लूप्रिंट होती है, या फिर उसको आप टेम्पलेट भी बोल सकते हैं, या फिर आप मॉडल भी बोल सकते हैं। जो भी आपको इन वर्ड में से अच्छे से समझ में आए उससे आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी क्लास को। जो क्लास होती है हमारी एक लॉजिकल एंटिटी होती है, ये लॉजिक, और जो हमारी क्लास होती है वो कोई भी मेमोरी स्पेस कंज्यूम नहीं करती। क्लास में जितने भी फील्ड्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर होते हैं उनको हम क्लास मेंबर बोलते हैं। और क्लास हम दोनों तरह की क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिक और इंस्टेंस। अब बात करते हैं क्लास डिक्लेरेशन का। क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर, उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्लास कीवर्ड, उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्लास नेम। अगर इसके बाद हमें किसी की चाइल्ड क्लास बनाना है इस क्लास को, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के थ्रू, और यहाँ पे हम अपनी सुपर क्लास का नेम देंगे। सुपर क्लास नेम या इंटरफेस नेम। इंटरफेस भी एक कॉन्सेप्ट होता है जावा में, उसकी भी बात करेंगे बाद में। और इस सुपर क्लास की बात करेंगे हम इनहेरिटेंस के टाइम पे। एक्सटेंड कीवर्ड और सुपर क्लास की बात होगी इनहेरिटेंस के टाइम पे। वैसे हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं और ये होती है हमारी क्लास की बॉडी। अब बात करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की। तो हम यहाँ पर अपनी क्लास डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले पब्लिक। पब्लिक जो है हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्लास कीवर्ड, फिर क्लास नेम माई क्लास, और ये हो गई हमारी क्लास की बॉडी। जितने भी इस क्लास के अंदर वेरिएबल्स होंगे उनको हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, उसका नाम है नेम। मैं यहाँ पे कोई भी नेम स्टोर करा लेता हूँ, जैसे जॉय। एक मेरे पास है एड्रेस नाम का वेरिएबल, उसमें मैंने उसका एड्रेस स्टोर कर लिया दिल्ली। तो मेरे पास ये दो वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। और मैं यहाँ पे एक मेथड ले लेता हूँ void डिस्प्ले नाम का, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराएगा। यहाँ पे बस आपको दो ही कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्लास और कीवर्ड, वो सॉरी क्लास और ऑब्जेक्ट। अभी स्ट्रिंग क्या है, मेथड्स क्या होते हैं, इनकी बात करेंगे बाद में। सबसे पहले हम फोकस करेंगे दो ही कॉन्सेप्ट पे, एक तो क्लास, दूसरा ऑब्जेक्ट।
तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पहले क्लास का नेम, फिर उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल, जैसे मैं ले लेता हूँ my1। फिर न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास नेम। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यहाँ पे हमने कर दी क्लास डिक्लेयर। अब हम कॉल करते हैं अपने इंस्टेंस मेथड को, my1 डॉट, ये जो डॉट ऑपरेटर होता है ये हायरार्की के लिए यूज किया जाता है। जैसे my1 हमारी एक क्लास है, ये पूरी एक क्लास है, और इसके अंदर जो है हमारा डिस्प्ले नाम का मेथड डॉट डिस्प्ले, हम इसको कॉल कर रहे हैं इसकी ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो सक्सेसफुली रन हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करने वाले एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम यूज़र को केवल इंफॉर्मेटिव डेटा शो कराते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको हाइड कर देते हैं। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन का मेन पर्पज़ होता है वो होता है डेटा हाइडिंग। मीन्स हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उसमें से हम सेलेक्टिव डेटा यूज़र को दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे हम यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। इससे क्या होता है कि जो हमारी प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होती है और एफर्ट्स होते हैं वो रिड्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें बस अदर बाउंडेशन नहीं लगानी होती, हम वहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन को हम अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के हेल्प से। इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जो एक या एक से अधिक जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको कंटेन करेगी। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसका डिक्लेरेशन तो होगा बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। मीन्स हम इसको डिफाइन तो करेंगे बट इसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, खाली बॉडी छोड़ देंगे इसकी। जैसे हमारे पास ये मेथड है, तो जो इसकी बॉडी होगी वो खाली होगी, इस बॉडी में कुछ नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम दोनों टाइप के मेथड क्रिएट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और रेगुलर मेथड। रेगुलर मेथड वो होते हैं जिनमें हम कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे हमारे पास ये मेथड है, ये हमारा रेगुलर मेथड है, बट अगर ये बॉडी खाली होगी, ये स्टेटमेंट नहीं होगी और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा होगा तो वो होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब क्लास का जो मेथड का टास्क है वो सेम हो, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है शेप नाम की, उसमें एक वेरिएबल है डबल टाइप का जो एरिया को स्टोर करेगा किसी भी शेप की। एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है फाइंड एरिया नाम का। सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती, नॉन बॉडी का मेथड होता है। अब बात करेंगे हम रेगुलर मेथड की। एक हमारे पास रेगुलर मेथड होगा डिस्प्ले नाम का,
जो हमें हमारे एरिया को प्रिंट करके देगा कंसोल पे। हम इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे सर्किल क्लास के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किल क्लास है, तो जैसे ही हम इसको एक्सटेंड करेंगे ये फोर्स करेगा कि जो हमारा ये मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हम इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी शेप क्लास में, वो सॉरी सर्किल क्लास में, शेप क्लास का मेथड। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक रेडियस होता है, और उसके बाद हम एरिया निकालते हैं पाई इंटू आर इंटू आर। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है रेक्टेंगल नाम की, इसमें भी हम एक्सटेंड करते हैं शेप क्लास को। तो यहाँ पे भी ये फोर्सफुली बोला कि जो हमारा मेथड है फाइंड एरिया, उसको ओवरराइड करो, यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन करो कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ, और एरिया का फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ पे एल इंटू बी। तो हम यहाँ पे जाके इसको कमेंट आउट करेंगे अभी के लिए। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम शेप नाम का जो रेफरेंस है वो बनाने वाले हैं, शेप और यहाँ पे एक AR1 का वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सर्किल का। ऐसे ही हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल के लिए। यहाँ पे जैसे हम क्या है, हम एक यूज़र है, तो हमें नहीं पता इन क्लास में क्या लिखा हुआ है। बट अगर हम शेप क्लास को कॉल करेंगे AR के थ्रू तो हमें क्या मिलेगा, सर्किल का एरिया। और अगर हम शेप क्लास को रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट के थ्रू हेल्प कॉल करेंगे तो हमें मिलेगा रेक्टेंगल का एरिया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सॉरी, उससे पहले हमें कॉल करना होगा ये फाइंड मेथड, तभी तो हमारा जो एरिया होगा वो कैलकुलेट होगा और तब एरिया वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी कॉल कर देंगे फाइंड एरिया। और जैसे ही हम यहाँ इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारे सर्किल का एरिया और हमारे रेक्टेंगल का एरिया। तो अगर हमें कहीं पे भी ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करना हो कि हमें जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो डेटा है, उसको हाइड करना हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे केवल यूज़र ने एक फाइंड एरिया नाम का मेथड कॉल किया और उसके बाद डिस्प्ले नाम का। अब
यूज़र को पता ही नहीं फाइंड में क्या चल रहा है और डिस्प्ले में क्या चल रहा है, बट यूज़र को क्या चाहिए, एरिया। तो हमने यहाँ पे ओनली क्या प्रिंट करा है, एरिया। इस तरह के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी अदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं उसकी चाइल्ड क्लास में। जैसे हमारे पास ये क्लास है, ये पेरेंट क्लास है और इसको हमने एक्सटेंड किया चाइल्ड क्लास में। तो जो हमारी ये चाइल्ड क्लास है, सर्किल क्लास, ये क्या कर सकती है, ये सेव क्लास की सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकती है। तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसको अचीव करते हैं हम एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। इसके पीछे का आइडिया कुछ ऐसा है, जैसे हमारे पास हमारी क्लास में एक डिस्प्ले नाम का मेथड है और हम वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो हमें जो है इसमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सब क्लास में हम इसी को जो है यूज कर लेंगे। मतलब जो हमारे पेरेंट क्लास के मेथड और वेरिएबल है, हम उनको रीयूज कर सकते हैं अपनी चाइल्ड क्लास में। हमें इन मेथड्स को, इन वेरिएबल को दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा इनका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर हमें इनको यूज़ करना है तो हम इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे, इसको पेरेंट क्लास बनाएंगे और चाइल्ड क्लास में उन वेरिएबल्स और मेथड को हम यूज़ कर लेंगे। जो इनहेरिटेंस होता है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। पेरेंट को कभी कभी हम सुपर क्लास और चाइल्ड को चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं या सब क्लास बोलते हैं। सब क्लास और पेरेंट को सुपर क्लास। पेरेंट क्लास को हम कभी कभी बेस क्लास बोलते हैं और चाइल्ड क्लास को ड्राइव क्लास। मैं एक बार लिख देता हूँ, सुपर क्लास, सब क्लास या फिर बेस क्लास, डेराइव क्लास। ये आप थोड़ा बहुत देख लेना, कोई स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, बट बोलते यही है, ठीक है। अब जो जावा क्लासेस है वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है। और एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में इन सारों का कॉम्बिनेशन होता है, बट इसको सपोर्ट करती है विदाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा क्लासेस जो हमारी होती है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। तो ये जो हमारा है ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास में किया है। बट अगर हम इसी को, अगर हम यहाँ पे सर्किल को एक्सटेंड कर लेते तो ये हो जाता मल्टी लेवल, मतलब एक से ज़्यादा लेवल हो जाती इसमें। अगर हमने यहाँ पे ऐसे किया होता तो ये क्या है, ये क्लास जो हमारी है ये
इसकी पेरेंट क्लास है, और ये जो सर्किल क्लास है वो रेक्टेंगल की पेरेंट क्लास है। मीन्स एक से ज़्यादा लेवल हो गया तो इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल। और जो एक हायरार्किकल होता है वो होता है कि भाई इसने इसको किया है एक हायरार्की में, जैसे किसी स्कूल में होता है कि भाई टीचर हो, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे टीचर होते हैं, टीचर के नीचे स्टूडेंट होते हैं। वैसे अगर एक हायरार्की बन रही है तो उसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म बनता है दो वर्ड से, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, जिसकी मैनी फॉर्म्स हो। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। या फिर एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा इसका, पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स होता है कि नेम सेम होगा बट जो फंक्शनलिटी होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऐड नाम के मेथड है, एक क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, दो इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहा है। और ऐसे ही आप और भी ऐड फंक्शन ले सकते हैं जो हमारे दो फ्लोट वैल्यू को ऐड कर रहा हो या फिर डबल वैल्यू को ऐड कर रहा हो। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, नेम सेम है बट जो इनकी फंक्शनलिटी है वो डिफरेंट है। एक मेथड है जो हमारा किसी स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर रहा है, एक है हमारा इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहा है, एक हमारा फ्लोट वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कि जो सेम है, जो नेम है वो सेम है और जो हमारी फंक्शनलिटी है वो डिफरेंट है। तो हम इसी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हम दो मेथड क्रिएट करते हैं वॉइड नाम के, वॉइड ऐड। एक लेगा हमारा इंटीजर टाइप का पैरामीटर इंट ए इंट बी, और डिस्प्ले करा देगा उनका सम करके। ए प्लस बी को जोड़ देंगे हम यहाँ पे। एक फंक्शन है हमारे पास ऐड नाम का, इसमें हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेंगे ए और बी, और हम दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करा देंगे ऐड ऑपरेटर के थ्रू। यहाँ पे हम कोई इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं, और सेकंड वाले मेथड में जो हम एक स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर देते हैं, जैसे हेलो। हेलो वर्ल्ड। आप देख रहे होंगे हमारे पास आउटपुट मिल चुका है 35 और हेलो वर्ल्ड। दोनों मेथड के नेम सेम है पर जो फंक्शनलिटी है, जो उनके अंदर की इम्प्लीमेंटेशन है, वो दोनों डिफरेंस है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। उसको हम अचीव करते हैं मेथड ओवरलोडेड के थ्रू। मेथड ओवरलोडेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सेम क्लास में सेम नेम के मेथड होंगे एक से ज़्यादा, बट जो उनके आर्ग्यूमेंट होंगे, उनके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट टाइम के होंगे। जैसे यहाँ पे इंटीजर इंटीजर लिया है मैंने, यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिया है, तो ऐसे ही हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, स्ट्रिंग इंटीजर का, इंटीजर स्ट्रिंग का, फ्लोट का, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और कितने भी पैरामीटर लिख सकते हैं। बट कंडीशन एक है कि जो पैरामीटर है वो सेम नहीं होने चाहिए दो मेथड में। तो यहाँ पे क्या होता है,
जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तभी JVM डिसाइड कर लेता है कि कौन सा मेथड रन करना है। तो इसी को बोलते हैं हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक बाइंडिंग। मीन्स प्रोग्राम रन होने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा मेथड रन होगा। अब बात करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव किया जाता है। इसमें हम इसको अचीव करते हैं मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए, और इसमें भी एक वॉइड नाम का मेथड है सेम पैरामीटर का, जो इंट ए और इंट बी को जो है ऐड करता है। और इस क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं हम, क्योंकि इसको अचीव करने के लिए हमें इनहेरिटेंस करना भी ज़रूरी है। इनकी कुछ कंडीशंस होती है एक्सेस मॉडिफायर की, इक्वल वाला लगा सकते हैं, उससे हायर वाला। वो सब हम जब ओवरलोडिंग मेथड और ओवरराइडिंग मेथड की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम देखेंगे। अभी हम यहाँ पे केवल पॉलीमॉर्फिज्म देख रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा लेता हूँ, जिससे पता चल जाएगी कौन सी क्लास का मेथड है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए क्लास पहले से ही डिफाइन है, हम डबल ए नाम की ले लेते हैं, ट्रिपल ए नाम की ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम रन हुआ है उसमें आप देख रहे होंगे जो हमारा माई क्लास मेथड है वो रन हुआ है। अब इसको एक बार समझते हैं। जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है तब वो बाइंड करता है हमारे रेफरेंस के साथ। हमने रेफरेंस दिया ए क्लास का, ट्रिपल ए वाली जो क्लास है उसका, तो पहले मेथड बाइंड हुआ इसके साथ। बट जब JVM रन टाइम पे प्रोग्राम को चलाता है तो मेथड को बाइंड करता है जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता, तो इसने ये वाला मेथड हमारा एग्जीक्यूट कर दिया। अगर हम यहाँ पे ट्रिपल ए लगाते तो यहाँ पे क्या होता, जो हमारा ऊपर वाला मेथड है वो रन होना था, मेथड ए वाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है ऐसा कि जो हमारा ये रेफरेंस होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा मेथड कभी नहीं चलेगा, बट जो हमारा कंपाइल टाइम होगा उस टाइम पे ये इसके अकॉर्डिंग जो है बाइंड हो जाएगा। बट जो हमारा मेथड होगा वो चलेगा हमेशा ऑब्जेक्ट के टाइप पे ही। अगर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसी का मेथड रन होगा। तो अब बात करते हैं हम एनकैप्सुलेशन की। एनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा और कोड को एक साथ बाइंड कर सकते हैं एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में। इस सिंगल लॉजिकल यूनिट के थ्रू हम अपने कोड को सेव कर सकते हैं किसी आउटसाइडर से, जो कि कोई आउटसाइडर हमारा कोड का मिसयूज़ ना कर पाए। इस प्रोसेस में हम अपने डेटा को हाइड कर देते हैं अदर क्लासेस से, और अगर किसी को भी हमारी क्लास का डेटा एक्सेस करना है तो केवल एक्सेस कर पाएगा हमारी करंट क्लास के मेथड के थ्रू। एनकैप्सुलेशन एक प्रोटेक्टिव रैपर की तरह भी यूज होता है, जिससे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा है उसको कोई भी एक्सेस ना कर पाए आउटसाइड द क्लास।
मीन्स क्लास के बाहर। क्लास के अंदर एक्सेस होगा बट क्लास के बाहर नहीं एक्सेस होगा। और एनकैप्सुलेशन को हम अचीव कर सकते हैं अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको प्राइवेट करके, और जो हमारे पब्लिक मेथड्स होते हैं गेटर सेटर, उनके थ्रू हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एनकैप्सुलेशन हमारी एक तरह से कोडिंग टेस्टिंग को भी इजी कर देता है। वो अभी देखेंगे हम कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है, मान लीजिए ये हमारे पास क्लास है ट्रिपल ए नाम की। इस कोड को भी हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। और हमारे पास इस क्लास में मैं यहाँ पे कोई और क्लास ले लेता हूँ, पर्सन नाम की। एक पर्सन नाम की क्लास है और इस क्लास में 2 वेरिएबल है। एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जो है कि पर्सन का नेम, और दूसरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो है पर्सन की एज। अब अगर हमें इन दोनों को सिक्योर करना है तो उसके लिए हम यूज कर देंगे प्राइवेट। मीन्स अब जो ये दोनों वेरिएबल है ये केवल और केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, क्लास से बाहर नहीं, क्योंकि अब ये प्राइवेट हो चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो होता है ये एनकैप्सुलेशन अचीव करने का। सेकंड होता है अगर हमें क्लास से बाहर इनको एक्सेस करना है तो किन के थ्रू करेंगे, गेटर और सेटर मेथड के थ्रू। गेटर और सेटर मेथड होता है उनसे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, गेटर के थ्रू कर सकते हैं एक्सेस, और सेटर के थ्रू कर सकते हैं हम इनको मॉडिफाई। तो गेटर मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं पब्लिक, उसके बाद रिटर्न टाइप वॉइड या फिर जो भी रिटर्न टाइप है उसका इंटीजर स्ट्रिंग। जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करानी है। उसके बाद लिखते हैं हम गेट, और फिर लिखेंगे मैथ वेरिएबल का नेम मेथड के लिए, और यहाँ पे रिटर्न करा देंगे वेरिएबल। तो जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे ये हमारा जो नेम वेरिएबल में वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एज का। एज का जो मेथड होगा वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और उसका नाम होगा गेट एज। ऐसे ही सेटर के लिए पब्लिक वॉइड, क्योंकि ये वैल्यू कोई सेट वो रिटर्न नहीं करेगा, और यहाँ पे लिखेंगे सेट और मेथड उसका वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे हम लेंगे वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की नेम, और यहाँ पे हम असाइन कर देंगे नेम में नेम। ऐसे ही हम एक मेथड क्रिएट करेंगे सेट एज के नाम का। इसमें हम लेंगे कोई इंट वैल्यू ए और इसको सेट कर देंगे एज में असाइन कर देंगे ए को। इन 2 मेथड से हम वैल्यू को सेट कर लेंगे और इन 2 मेथड से हम वैल्यू को गेट कर लेंगे, और ये होगा हमारे वेरिएबल प्राइवेट। तो इस तरह से हम एनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं। अब देखो हम यहाँ सबसे पहले पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पर्सन पी। तो जैसे हम पी पे नेम को कॉल करेंगे तो गेट नेम का मेथड आ गया, बट अगर हम
पी पे नेम को कॉल करेंगे तो यहाँ पे विजिबिलिटी लो हो जाएगी, विजिबिलिटी नहीं है, देख रहे हो। इसको हम करा लेते हैं प्रिंट सिस आउट। उससे पहले हम कर लेते हैं वैल्यू सेट मेथड के थ्रू। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं राहुल सेट एज 22। और जैसे हमने वैल्यू गेट की है नेम की, ऐसे ही हम कर लेंगे एज की। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे कंसोल पे आ चुका है राहुल एज 22। तो ये थे हमारे ओप्स के सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को 2 बार देखें। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहे, कोई इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेरी का रेस्पॉन्स करें। धन्यवाद।